नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात करेंगे। यहां पर कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब बात करते हैं दिसंबर महीने की। तो सिर्फ दिसंबर महीने में 8 हत्या और संदिग्ध मौत की घटनाओं ने राजधानी को दहला दिया। हैरानी कर देने वाली बात यह है कि ये जो आंकड़े हैं ये मात्र 10 दिन के आसपास के हम आपको बता रहे हैं, और ये वारदातें ऐसे समय में हो रही हैं जब हम 1 जनवरी से रायपुर में कमिश्नरी प्रणाली लागू होते हुए देखेंगे। हत्या की बढ़ती ये जो वारदातें हैं, इस पर विपक्ष तो हमलावर है, तो वहीं सत्ता पक्ष पूर्ववर्ती सरकार यानी कि पिछली सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। पर सवाल साफ है, क्या राजधानी में अपराधियों को अब कानून का डर नहीं रहा? क्यों इस तरह की रिपोर्ट आ रही? पुलिस क्या कह रही है, ये सुनना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप बड़े गंभीरता के साथ इस पूरी खबर को देखिए, समझिए, इसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हत्या की वारदातों से सहमी राजधानी रायपुर। दिसंबर माह में ही 8 हत्याएं और संदिग्ध मौत। 1 दिसंबर को उरला थाना क्षेत्र में फूल सिंह की हत्या। 14 दिसंबर को कलयुगी बेटे ने अपने पिता की कर दी हत्या। 16 दिसंबर को तिल्दा थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में हुई हत्या। 17 दिसंबर को खरोरा में बाइक सवार लुटेरों ने चाकू मारकर की हत्या। 18 दिसंबर को मोवा थाना क्षेत्र में कार्यक्रम में नाचने के विवाद पर हुई हत्या। 21 दिसंबर को उरला में सामाजिक कार्यक्रम में नाचने के विवाद को लेकर हत्या। 22 दिसंबर को नवा रायपुर के ब्लू वाटर में सिरकटी संदिग्ध लाश मिली। 24 दिसंबर खमारडीह थाना क्षेत्र में डेयरी के भीतर हत्या। ये आंकड़े हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिरकार अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए कि हत्या जैसे जघन्य वारदात को अंजाम देने से पहले जरा भी डर नहीं है, और वो भी तब जब रायपुर में जल्दी कमिश्नर प्रणाली लागू होने की तैयारियां चरम पर है, जबकि ये आंकड़े तो सिर्फ और सिर्फ राजधानी रायपुर के हैं। बात अगर प्रदेश भर की करें तो स्थिति और भी भयावह दिखती है। यही वजह है कि बिगड़ती कानून व्यवस्था और कमिश्नरी प्रणाली से लगी उम्मीद के बीच सियासत भी खूब हो रही है। एक तरफ जहां विपक्ष ऐसी वारदातों से सत्ता पक्ष पर सवाल उठाते हुए कह रहा है कि मौजूदा सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो गई है, कानून का भय पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, तो वहीं सत्ता पक्ष वारदातों पर तत्काल कार्रवाई की दुहाई देते हुए कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर ही दोष मढ़ते हुए कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार ने नशे के कारोबार, अपराध और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण दिया। बीजेपी की सरकार तो कार्रवाई कर रही है। लगातार छत्तीसगढ़ में हो रहे अपराध, हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती, चोरी जैसी वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। मैं समझता हूं साल का अंतिम पड़ाव आ चुका है, अंतिम दिन, साल का अंतिम हफ्ता चल रहा है। जिस प्रकार से आंकड़े आ रहे हैं, प्रतिदिन के हिसाब से औसताना 8 हत्याएं छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों में रोज हो रही है। पुलिस का कोई खौफ नहीं। हर एक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो सवाल उठाए, लेकिन कांग्रेसी शब्द जहां जुड़ता है, जिन्होंने अपराध बढ़ाया यहाँ पर इस प्रदेश के अंदर में, नशा, माफिया, सब प्रकार के अपराध हुए, वो यदि कहें तो यही लगता है ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो कम से कम कांग्रेसी मत कहें। हम हर एक अपराध के पीछे, सरकार संवेदनशीलता के साथ में इसके पीछे है और स्वीकार करते हुए इसको किस तरीके से ठीक करें इस दिशा में काम कर रही है। एक तरफ हत्या के हैरान कर देने वाले आंकड़े, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दलों की बयानबाजियां। इन सब के बीच कार्रवाई करते हुए पुलिस कप्तान डॉक्टर लाल उमेश सिंह की दलील कि अधिकांश हत्याओं में कोई बड़ी वजह नहीं बल्कि बेहद ही सामान्य घटनाएं हैं, ये हमें और भी हैरान करती है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। एक जगह शराब पीते समय जो भजिया लाया गया था वो ठंडा हो गया था, वो कारण बना। तो ऐसे सभी एक एक जो प्रकरण है उसकी समीक्षा भी हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग इसमें ये भी विचार कर रहे हैं कि इन घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है, उस पर आवश्यक हुई तो किसी की और मदद भी ली जाएगी। कानून व्यवस्था पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सच में कानून का भय समाप्त हो चुका है? क्या सच में प्रशासन कानून व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त नहीं कर पा रहा है, जबकि जल्दी कमिश्नर प्रणाली लागू होने वाली है? बहरहाल देखना होगा कि हत्याओं से सिस्टम पर सवाल और कमिश्नरी प्रणाली से आस के बीच और हालात कैसे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीएस टीवी, छत्तीसगढ़।
बात बड़ी गंभीर है और सिर्फ छोटी छोटी बातों पर अगर हत्याएं हो रही हैं, पुलिस की ये दलील है, तो पुलिस को भी ये समझना होगा कि भाई इस तरह की हत्याओं को क्या रोका जा सकता है या फिर हत्या होने के बाद ही आप और हम उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा 3 खास मेहमानों के साथ। अंशुल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। उज्जवल दीपक जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। मयंक चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और स्वागत है सभी मेहमानों का। और शुरुआत करते उज्जवल जी आपसे। सत्ता में हैं आप तो पहला सवाल तो बनता है, लेकिन देखिए मैं कोई भी पॉलिटिकल बात यहाँ पर नहीं करूँगा जो इस चर्चा को और ख़राब कर दे, क्योंकि देखिए कानून का डर दिखाना बहुत ज़रूरी है। आप भी कहेंगे हाँ, मिश्रा जी भी हाँ कहेंगे, पर ये डर दिख क्यों नहीं रहा है? ठीक है, पुलिस ने अपनी दलील तो दे दी कि साहब छोटी छोटी बात पर हत्या हो रही है, लोगों का पेशेंस लेवल फिर हमें नापना पड़ेगा, लेकिन ये कारण क्या है? 1 जनवरी से हम कमिश्नरी प्रणाली की बात कर रहे हैं और ये बैक टू बैक लगातार हत्याएं। विवेक जी, एक सत्ताधारी पार्टी का प्रवक्ता होने के बजाय अगर मैं एक रायपुर छत्तीसगढ़ का नागरिक बन के बात करूं तो थोड़ी देर मुझे क्षमा कीजिएगा इस बात के लिए कि मैं यहाँ पर अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने एक आम नागरिक की हैसियत से अगर बात करूं तो चिंतनीय विषय। और चिंतनीय विषय क्यों है कि हमारा ही शहर है, हमारा ही राज्य है, हम यहाँ के रहवासी हैं, लोग आ रहे हैं बाहर से, यहाँ पे रह रहे हैं और छत्तीसगढ़ में माइग्रेशन हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि शांति का प्रदेश हुआ करता है, शांति का टापू है। यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं होती है, यहाँ पे लठमारी नहीं होती, यहाँ पे उठाईगिरी नहीं होती है, यहाँ पर गुंडे हरास नहीं करते हैं उद्योगपति को, यहाँ किडनैपिंग नहीं होती है, हत्याएं नहीं होती हैं। इन सब चीजों के कारण लोग छत्तीसगढ़ में रहना प्रेफर कर रहे हैं और पूरे देश से लोग आकर यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये जो अगर कुछ घटनाएं हो रही हैं तो हम सबके लिए चिंता का विषय है। अब बात करते हैं घटनाओं की। मैं कहने ही वाला था पर आपने माननीय पुलिस अधीक्षक जी का मुझे बाइट दिखाया। आज खबर पढ़ी मैंने कि भजिया गर्म नहीं था, वो चखने को लेके 2 व्यक्ति शराब पी रहे थे और एक व्यक्ति ने दूसरे की हत्या कर दी। उसके पहले की घटना आपने बताई कि एक पुत्र ने पिता की हत्या कर दी। उसके कुछ दिन पहले मैंने एक और खबर पढ़ी थी कि ससुर ने बहू की हत्या कर दी थी और उसके कुछ दिन पहले एक पत्नी ने एक पति की हत्या कर दी थी। देखिए ये ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, ये हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। इसको कहते हैं फिट ऑफ रेज। कोई इमीडिएट ट्रिगर हुआ, कोई बात, आपको गुस्सा आ गया, आप डिप्रेशन में हैं, आपने कोई सीरियल देख रखा है, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड है, कहीं से आपको कोई हथियार मिल गया, चलाने की इच्छा हो गई है, तो गुंडागर्दी नहीं कहा जा सकता है इसको। ये आपसी लड़ाई, तुरंत मुझे गुस्सा आया, मैंने किसी को मार दिया, किसी और को गुस्सा है, किसी और को मार दिया। इन घटनाओं पे अच्छा पुलिस का जो डर रहता है, ये आम आदमी में डर कभी कायम नहीं करती पुलिस। पुलिस जो डर कायम करती है गुंडे बदमाशों पे करती है, स्मगलर्स पे करती है, बदमाशों पे करती है। आम जीवन में आदमी को हम सुरक्षित फील कराते हैं, पर इसका कहीं ना कहीं जो समाज में दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है, ऐसे वेब सीरीज का, ऐसे सीरियल्स का, सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव। कुछ लोग आईफोन के लिए आजकल युवा चाकूबाजी कर रहे हैं, लूटमारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको आईफोन रखना होता है लाइफस्टाइल अच्छे रखने के लिए। इजी मनी भी इसका एक, आप कह सकते हैं इसका एक कारण है कि जल्दी से जल्दी सबको पैसा कमाना है, बराबरी करने के लिए समाज के। तो समाज का बढ़ता दुष्प्रभाव है। मैं कोई राजनीतिकरण नहीं करना चाहता इस विषय का, पर अगर कोई बात आएगी तो उसका प्रॉपर जवाब देने के लिए तैयार हूं। चलिए ठीक है, आपने कहा कि पुलिस आम आदमी में भय स्थापित नहीं करना चाहती, लेकिन जब फ्लैग मार्च निकाला जाता है ना तो लोग बाग, मैं आ रहा हूँ मिश्रा जी, तो लोग बाग अपने बालकनी में अपने घर से उसे देखते जरूर हैं और वो सुरक्षा तो फील करते ही हैं, प्लस साथ ही साथ वो अंजाम भी फील करते हैं कि अगर उन्होंने भी कुछ गलत किया तो ये जो फ्लैग मार्च शांतिपूर्वक निकाला जा रहा है, ये बात खैर समझ गए होंगे आप। मिश्रा जी भाई, ये तो निजी मामले समझ में आ रहे हैं, कोई गुस्सा आने पर कुछ भी कर सकता है और यही हो रहा है, फिर कैसे आप लोग कह रहे हैं कि इकबाल बुलंद नहीं है पुलिस का अपराधियों में?
गुस्सा आने पर कुछ भी ही तो नहीं कर सकता है, यही तो पुलिस प्रशासन का एक तमगा हुआ करता था मान्यवर। अभी बीजेपी के प्रवक्ता हमें बता रहे थे, अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे थे कि अपराध किस प्रकार से हो रहा है, एट दी एंड रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है मान्यवर। इस पर तो वो विषय पे चर्चा ही नहीं कर पाए। लोग खत्म होते जा रहे हैं, उनकी हत्याएं होती ही जा रही हैं, चाहे बहू ने बहू को मारा हो, चाहे भाई ने भाई को मारा हो, या किसी ने किसी को भी मारा हो। मर तो इंसान ही रहा है ना, उस इंसान की इंसानियत ही मर रही है। आज हम इतने बड़े जिम्मेदार न्यूज चैनल पर बैठकर किसकी बात कर रहे हैं कि बहू ने ससुर को मार दिया, कि हमें किस और पर चर्चा करनी थी। अभी बीजेपी के प्रवक्ता, जब मैं उनकी बाइट सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि ये सब कृत्य जो है वह कांग्रेस का है। आज मैं भी बहुत सारे आंकड़े लेकर आया था, लेकिन आज मुझे वह आंकड़े बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर कांग्रेस का कृत्य है मान्यवर, तो पिछले 6 महीनों में छत्तीसगढ़ का जो रेट है ना, वो 82% बढ़ गया है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ अव्वल नंबर पर आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि देश में वरिष्ठ नागरिकों की सबसे ज्यादा हत्या अगर कहीं हुई है ना, तो हमारी इस छत्तीसगढ़ मातारी के आंचल में हुई है मान्यवर। हमने तो सिर्फ ये सोचकर इस छत्तीसगढ़ की परिकल्पना करी थी ना कि आने वाला समय जो होगा वो राम राज्य का होगा। राम राज्य की परिसंकल्पना क्या होती है? सर्वे भवन्तु सुखिना, ये हम कहा करते थे। लेकिन आज सर्वे भवन्तु सुखिना की जगह आप कुछ तो भवन्तु सुखिना कर रहे हैं। आप अपराधियों को कैटेगराइज कर रहे हैं कि छोटी सी बात पर लड़ाई हो जा रही है तो गोली चल जा रही है। अरे छोटी सी बात पर लड़ाई हो जा रही है और गोली चल जा रही है तो पुलिस प्रशासन और ये सरकार क्या कर रही है? मत के मत में मदमस्त होती हुई जा रही है। सच्चाई तो ये है, पिछले 2 वर्षों में विष्णुदेव सरकार जो है अपराधियों के ऊपर लगाम नहीं कस पा रही है। सच्चाई तो ये है, सच्चाई तो ये है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है, जो हर वक्त एक प्रोग्राम चलाया करता था, समाज में एक सही रास्ता दिखाने का काम करता था। मैं वादे के साथ और चैलेंज के साथ आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्षों में पुलिस प्रशासन ने ऐसा कौन सा प्रोग्राम चलाया है जिसमें युवाओं को नई सीख मिल सके, नई दिशा मिल सके। ये छत्तीसगढ़ मतारी का पुराना इतिहास हुआ करता था मान्यवर, लेकिन इतिहास को अगर काले पन्नों में लिखने का काम कर रहा है तो ये चलती हुई सरकार कर रही है। आप माने या ना माने, ये जिम्मेदारी सरकार की है और नैतिक जिम्मेदारी भी है सरकार की है कि युवाओं को सही रास्ता दिखाना है, महिलाओं को सही रास्ता दिखाना है। रेप के मामले कैसे हो चुके हैं बताऊं जरा। रेप के मामले तो ऐसे हो चुके हैं कि हर 1 घंटे में मान्यवर छत्तीसगढ़ में 3 महिलाएं रेप और बलात्कार के मामलों से दब जाती हैं, गुट जाती है और मर जाती हैं। भगवान न करे वो मेरे घर की महिला होगी, आने वाले समय में दीपक जी के घर की महिला होगी या किसी के महिला होगी, तब उसके दिल पर आंच लगेगी कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ टीवी में बैठ के बोलना और बताना एक बहुत अच्छी बात होती है कि इस प्रकार का अपराध हो रहा है, कांग्रेस ने किया है, इसने किया है। सच्चाई ये है, एक बड़ा विषय हो रहा है, बड़ा विषय है। सच्चाई ये है ये चल रहा है। मतलब अपने आप को सम्राट व्यक्ति कहते हैं और इस तरह की हरकतें हैं भैया, तो फिर सवाल तो खड़े होंगे ही। इसीलिए हम लोग सवाल भी कर रहे हैं। चतुर्वेदी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये पूरा मामला आपके सामने है, शहर हमारा है तो यहाँ की देखरेख भी हमारी होगी, पुलिस की व्यवस्था जो है वो तो चलती ही रहेगी, लेकिन क्या आमजन में एक पेशेंस पावर कम हो रहा है? इस तरह की जो बात सामने आ रही है इसको लेकर निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में जो अपराधों का ग्राफ बढ़ने की अलग अलग और तमाम तरह की वजहें हैं और इन वजहों को हमको लगता है कि उन वजहों पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि अपराधों पर नियंत्रण हो सके। अगर केवल कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने से अपराध कम होता तो इसके पहले मुंबई में कभी भी जो है दाऊद पनप नहीं पाते, गबली पनप नहीं पाते और जितना भी जो डी कंपनी थी वो कभी पनप नहीं पाती, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में तो 1864 से कमिश्नरेट सिस्टम लागू है अंग्रेजों के जमाने से। उसके पहले जो है अंग्रेजों ने सबसे पहले कोलकाता में भी कमिश्नरेट सिस्टम को लागू कर दिया था और उसके बाद चेन्नई में भी हुआ। तो इस बात की गारंटी कभी नहीं हो सकता है कि कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर देने भर से अपराधों पर नियंत्रण होगा। देखिए, कानून तो हर चीज का है। आप हत्या करते हैं तो उसके लिए भी एक कानून है, आप चोरी करते हैं तो उसके लिए भी एक कानून है। तो कानून से कभी अपराध कम नहीं होता। अपराध कम करने के लिए कुछ दूसरे प्रयास करने होते हैं जिससे कि लोगों को ये समझ में आए कि वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। अब आप इस कमिश्नरेट सिस्टम को केवल इतना समझ लीजिए कि ये काम का एक तरीके से बंटवारा है कि जो काम अभी तक कलेक्टर करते थे उनमें से कुछ काम जो है अब शिफ्ट हो जाएंगे कमिश्नर के पास, वरिष्ठ आईपीएस के पास, जिसको भी बनाया जाएगा कमिश्नर। अमूमन आईजी जो है वो इसके कमिश्नर होते हैं पुलिस कमिश्नरेट के।
तो उनको कुछ चीजें उनके हाथ में आ जाएंगी कि वो बार का लाइसेंस भी दे देंगे, वो जो है हथियार का लाइसेंस भी देने के लिए राजी हो जाएंगे, मतलब उनको अधिकार हो जाएंगे, अब कलेक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन अब अगर हम ये कहें कि कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने से बहुत ज्यादा अपराधों पर नियंत्रण हो जाएगा, तो ये गारंटी नहीं है। प्रयास हो सकता है कि अब जो काम डीएम को करने पड़ते थे उसमें से कुछ काम पुलिस खुद ही कर लेगी, तो ये आसानी होगी कि प्रक्रियागत जो है एक लंबी जो दौड़ होती है जैसे आप कम हो जाएगी। एमपी के दो बड़े शहर भोपाल और इंदौर में अगर आप पुलिस से पूछें कि कमिश्नरेट के बाद क्या परिवर्तन आया, वो कहेंगे प्रणाली स्मूथ हो गई है, आश्रित अब हमें नहीं होना पड़ रहा है जिला प्रशासन पर ज्यादा, हम कमांड फॉर्म में हैं, हम हमारे फैसले त्वरित लेते हैं, तो ये एक अच्छा पक्ष आ जाता है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर बस यही पक्ष है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर पर ये तो है कि समीक्षा तो हो जानी चाहिए। हालांकि अभी तो हम तो अभी शुरुआत कर रहे हैं, हम तो अभी पदार्पण पर हैं। हाँ, ये ठीक है। अब वही हमने कहा कि जो लंबी दौड़ होती थी प्रक्रियागत वो कम हो जाएगी, और जो है पुलिस को जो अधिकार मिल जाएंगे तो उनको जो है मतलब जिला प्रशासन के अफसरों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, तो आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिसिया सिस्टम को जो चुनौतियां हैं वो बदलेंगी नहीं, बल्कि वो एड ऑन होंगी। और हम ये भी कहेंगे कि भाई इसी महीने में रायपुर पुलिस ने ही जो इंटरनेशनल ड्रग कनेक्शन का पर्दाफाश किया, यही रायपुर पुलिस, तो हम ये नहीं कहेंगे कि रायपुर पुलिस कुछ नहीं कर रही, वे कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो उम्मीदें हैं वो थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि राजधानी से नजीर एक साबित होती है बाकी जगह के लिए भी। उज्जवल जी का रुख करते हैं। उज्जवल जी, आपको पूरा मौका देते हैं बताने के लिए कि बीते 2 साल में आपने, मतलब आपकी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कुछ खास कार्य किया। विवेक जी, आपने एक अच्छी बात कही कि ड्रग कार्टेल को पकड़ा। हम पकड़ने का ही काम कर रहे हैं 2 सालों से। जो पिछले 2018 से 23 तक जितने अपराधियों को संरक्षण दिया गया एक विशेष सरकार में, हाउस से गैंगवार संचालित होता था, सारे अपराधी हाउस में बैठे रहते थे। कोई ड्रग कार्टेल चला रहा होता था, कोई जमीन का धंधा कर रहा होता था, कोई नकली शराब बना रहा होता था, कोई कोयले का व्यापार कर रहा होता था, कोई नौकरी बेसिस, सारे लोग एक जगह इकट्ठित होकर गैंग वॉर किया करते थे आपस में। सब सारे हो गए बेरोजगार, और हमारा काम है इन सबको पकड़ना। कांग्रेस एक आरोप लगाती है, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा हास्यास्पद है कि अदानी के पोर्ट से ड्रग्स बरामद हुआ। अरे भाई, बरामद हुआ, वहां डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क थोड़ी चलाया जा रहा था। पोर्ट है, कोई कंपनी ऑपरेट करती है, वहां पकड़ा गया। अगर वो चला रहे होते तो पकड़ा थोड़ी जाता भाई साहब। आपकी तरह पिछले 5 सालों में मैं कांग्रेस प्रवक्ता भाई से, छोटे भाई से पूछना चाहूंगा कि कितने केसेस आपने पकड़े थे, कितने ड्रग्स्टर्स को पकड़ा था आपने, कितने जमीन के अवैध कारोबारियों को पकड़ा था, कितने हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ा था, कितने करप्शन के। अरे सीबीआई को बैन कर दिया गया था। वो कांग्रेस अगर आज हम पे आरोप लगाती है कि हमारे सरकार में कानून व्यवस्था ढीली, तो ये नैतिक अधिकार कांग्रेस पार्टी खो चुकी है। क्योंकि सारे अपराधी 5 साल के पालन पोषण के बाद बड़े व्यस्त हो चुके थे, अब वो लगातार अचानक से बेरोजगार हो गए करके ये चूहे जो है बिल से बाहर आ रहे हैं। आज की घटना मैं आपको बताता हूँ, बड़े हृदय विदारक घटना है। मिश्रा जी, हमारे एक जनपद सदस्य अक्षय गर्ग जी की हत्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, और आज हत्यारे पकड़ाए भी जाते हैं। और एकमात्र कारण निकलता है राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। उन्होंने चुनाव में हराया था भाजपा के प्रत्याशी ने। मैं ये नहीं बताऊंगा वो कौन सी पार्टी के हैं, फिर बोलेंगे कि राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं, पर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण उनकी हत्या कर दी जाती है। और आप देखेंगे तमाम बड़े हत्याकांडों में, ऑर्गेनाइज क्राइम में, तो अनऑर्गेनाइज क्राइम की बात हम कर रहे थे, ऑर्गेनाइज क्राइम में कहीं ना कहीं किसी कांग्रेस पार्टी से जुड़े व्यक्ति का, नेता का, कर्मचारी का, भाई बंधु का नाम जरूर सामने आता है। मैं आपको परसों की घटना बताता हूं। एक विशेष अभियान चलाकर रायपुर पुलिस, आपने पूछा रायपुर पुलिस ने क्या किया, रायपुर पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर डेरों में बसे हुए अवैध घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। कांग्रेस अगले दिन सड़क पे आ गई कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। अरे घुसपैठी तो धर्म विशेष के ही होंगे लगता है अमूमन। उनको गिरफ्तार किया गया, पूछताछ चल रही है। उनके पाकिस्तान और बांग्लादेश से जब कॉल्स इंटरसेप्ट किए गए, धावा बोला गया, पकड़ा गया, कांग्रेस उनके समर्थन में आ खड़ी होती है।
तो एक तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता आरोप लगाते हैं कि अपराध बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते हैं कि घुसपैठे को गिरफ्तार कर रही है पुलिस। ये चलिए जवाब ले लेते हैं, बहुत सारी बात सामने आई है। आरोप लगाइए, स्वागत है, आप विपक्ष में हैं, लेकिन दूसरा वाला नहीं चलेगा। ठीक है मिश्रा जी। दीपक जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भैया एक तरफ रहिए, ये नहीं चलेगा और वो नहीं चलेगा, एक तरफ रहना तो अनिवार्य है। सही बात कह रहे हो दीपक जी, एक तरफ रहना तो अनिवार्य है। जब 6 दिन पहले मंदरा सौद में एक बीजेपी का युवा कार्यकर्ता बलात्कार के रेप में पकड़ा जाता है और वह फरार हो जाता है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होना लाजमी हो जाता है। एक तरफ रहना बहुत अनिवार्य है। आपने सही कहा आदरणीय कि जब एक साल में 3119 महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाता है और 3119 महिलाओं के साथ में से 80% लोग पकड़े ही नहीं जाते हैं, तो एक तरफ खड़ा होना अति अनिवार्य होता है। आपने दीपक जी बिल्कुल सही कहा कि मान्यवर एक तरफ तो रहिए, आप प्रश्न तो पूछिए। तो हम आपसे यह प्रश्न पूछते हैं कि आपने कांग्रेस के ऊपर तो आरोप गढ़ दिए, आपने बता दिया कि संलिप्त है कहीं ना कहीं कांग्रेसी कार्यकर्ता, तो एक तरफ होकर मैं आपसे प्रदेश का नागरिक होने के नाते कहता हूं कि अगर टीवी डिबेट में है आप आरोप लगा रहे हैं, तो धरातल पर आपकी पुलिस प्रशासन क्या कर रहे हैं? कैसे कौन से 2 साल में आपने कांग्रेसी कार्यकर्ता पकड़ कर दिखा दिए जो अंदर हैं? आपने एक बड़ा सुंदर आरोप लगाया कि सीएम हाउस में बैठकर बहुत बड़े स्तर पर दलाली होती थी, हमने रैकेट पकड़ लिया। अरे एक बहू ने अपने सास को मारा है मान्यवर, आप खुद ही अपने श्रीमुख से बता रहे थे, वो कौन सी कार्यकर्ता थी कांग्रेस की? अगर एक सास ने अपनी बहू को मार दिया तो वो कौन सी कार्यकर्ता थी? एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को मार दिया, वो कौन सा कांग्रेस का कार्यकर्ता था? हाँ, वो बीजेपी का जरूर कार्यकर्ता था जिसने अपने घर में घुसकर महासमुंद के पास में अपने गांव में अपने पूरे परिवार की निर्मम हत्या कर दी थी, वो बीजेपी का कार्यकर्ता अवश्य हुआ करता था। गरियाबंद में एक लड़का ऐसा खड़ा हुआ था जिसने रातों रात नशे की गोलियां खाकर अपने मोहल्ले में जाकर गोलियां चलाई थी, वो बीजेपी का कार्यकर्ता हुआ करता था। एक और आदमी था जो सुकमा में खड़ा हुआ था और जिसने आदिवासियों की जमीन के ऊपर अधिग्रहण कर लिया था, वो बीजेपी के बड़े नेता का कहीं ना कहीं रिश्तेदार निकल कर आया था। आपने बहुत सही कहा कि एक तरफ रहने की आवश्यकता है और हर पूरा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सिर्फ एक ही तरफ है, छत्तीसगढ़ मतारी के आंचल की तरफ है, छत्तीसगढ़ मतारी के साथ खड़ा हुआ है, छत्तीसगढ़ मतारी के सम्मान में खड़ा हुआ है। मैंने आपसे यह प्रश्न कहा था ना, चतुर्वेदी साहब का रुख करते हैं और फिर इस चर्चा का समापन करेंगे। चतुर्वेदी साहब, अब विकल्प की बात क्या कहती है? विकल्प क्या है हमारे सामने? ठीक है मिश्रा जी। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अपराधों को रोकने के लिए समाज में बहुत सारे बदलाव की जरूरत है। हमको ये समझना पड़ेगा कि किसी कानून से कोई अपराध नहीं रुकता है, ना कभी रुका है ना आगे कभी रुकेगा। अब जो परिस्थितियां हैं, जैसे कि सबसे बड़ी समस्या अभी जो छत्तीसगढ़ फेस कर रहा है वो नशे की है। नशे के कारण सूखा नशा हो चाहे शराब का नशा हो, ये बहुत पैदा कर रहा है समाज में। एक सामाजिक व्यवस्था ताने बाने को बहुत झकझोर के रख रहा है। परिवार में विवाद हो रहे हैं, परिवार में एक दूसरे को, सास बहू को, बहू सास को, भाई भाई को, कई ऐसे मामले, 1-2 मामले नहीं, कई मामले अगर गिनवाने आए तो पूरा दिन हो जाए। तो हमको पेशेंस एक तो खत्म हो रहा है, और पेशेंस खत्म होने की एक वजह नशे पे अगर नियंत्रण कर लिया जाता है तो काफी कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगा सभी सम्मानित जनों का। आप सभी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। देखिए, आज बहुत गंभीर विषय पर हम चर्चा कर रहे थे और हमारी चर्चा कितनी सार्थक रही ये आपके सामने है, लेकिन हमने कोशिश यही की कि मूल मुद्दे पर मूल बात ही करें। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए VS TV। नमस्कार।